हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ अच्छे होंगे। मैं अनपिन सिंह आज फिर से नेक्स्ट टॉपिक एनसीईआरटी 7th क्लास का जल जिसको आज हम कवर करेंगे। आराम से पढ़ते हुए इसे कवर करेंगे। इसमें जल के बारे में पढ़ेंगे, जैसे ज्वार भाटा आपके आते हैं। ज्वार भाटा क्या होते हैं, सुनामी क्या होती है, ये सारी जल की आपदाएं हैं। और जल का परसेंटेज सबसे ज़्यादा कहाँ पर है और किसका यूज़, पानी कौन सा पानी यूज़ ज़्यादा होता है, इसके बारे में पढ़ेंगे हम। और यही देखेंगे मतलब चंद्रमा की स्थिति, सूर्य की स्थिति और पृथ्वी की स्थिति जब आ जाती है तो उनसे क्या होता है, सुनामियाँ या ज्वार भाटा आते हैं, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो जल के बारे में पढ़ना स्टार्ट करते हैं। आइए सभी। जल के बारे में सोचने पर आपके मस्तिष्क में क्या चित्र बनते हैं। आप नदी, जलप्रपात, वर्षा की रिमझिम, अपने नल के जल के बारे में सोचने लगते हैं। बच्चे वर्षा से भरे गड्ढे में कागज़ की नाव तैरा कर बहुत खुश होते हैं। दोपहर तक गड्ढे में जमा जल गायब हो जाता है, वह जल कहाँ चला जाता है, तो ये हम सोचते हैं। सूर्य के ताप के कारण जल वाष्पित हो जाता है और ठंडा होने पर जल वाष्प संघनित होकर बादल का रूप ले लेता है। यहाँ से यह वर्षा हिम तथा सहिम सहिम वृष्टि के रूप में धरती या समुद्र पर नीचे गिरता है। फिर देखेंगे जिस प्रक्रम में जल लगातार अपने स्वरूप को बदलता रहता है और महासागरों और वायुमंडल एवं धरती के बीच चक्कर लगाता रहता है, उसको जल चक्र कहते हैं। जैसे जल चक्र में बताया गया है, पानी क्या वाष्पित होगा, समुद्रों से झीलों से वाष्पित होकर क्या जाएगा, बादल बन जाएगा। फिर उस संघनन मतलब उसके कण पास पास आ जाए, भारी हो जाएगा तो उसका वर्षण हो जाएगा, फिर से बह करके क्या आ जाएगा, जमीन पर आ जाएगा। इसी को क्या कहते हैं, जल चक्र कहते हैं। हमारी पृथ्वी थलशाला के समान है। कैसे, थलशाला के समान है। जो जल शताब्दियों पूर्व उपस्थित था वहीं आज भी मौजूद है। जिस जल का प्रयोग आज हम हरियाणा के खेत में सिंचाई के लिए कर रहे हैं, हो सकता है कि वह सैकड़ों वर्ष पहले अमेजन नदी में बहता हो। सही बात है, क्योंकि वर्षा होती है तो इधर से इधर बादल चलते हैं, तो ये नहीं है कि ये पानी कहाँ का है, सैकड़ों सालों में इनका परिवर्तन होता रहता है। अलवड़ जल के मुख्य स्रोत नदी, ताल, सोते सोते एवं हिमनद हैं। महासागरों एवं समुद्रों का जल लवड़ी होता है। इसमें अधिकांश नमक सोडियम क्लोराइड या खाने में उपयोग किया जाने वाला नमक होता है। किसमें, समुद्रों में और महासागरों में। कैसा जल होता है, लवड़ी जल होता है। ये क्या है, हमारा पूरा पृथ्वी का भूपट पे क्षेत्र बताया है, कहाँ कहाँ महासागर हैं। तो इसमें जैसे इधर देखेंगे तो प्रशांत महासागर, उसके बाद उत्तरी अटलांटिक महासागर, उसके बाद अरब सागर भारत के पास देखेंगे और बगल में ही बंगाल की खाड़ी। ठीक है, और ये क्या है, दक्षिण महासागर, नीचे वाला क्या है, दक्षिण महासागर पूरा क्षेत्र अफ्रीका के नीचे वाला। और इधर भी प्रशांत महासागर आपस में जुड़ जाएगा तो गोल रूप धारण कर लेगा। ये हमारा अंटार्कटिका है और ऊपर क्या है, आर्कटिक महासागर। ठीक है, ये हमारा डायग्राम है विश्व का। अब जल का वितरण, कहाँ पर जल सबसे ज़्यादा होता है और कब सबसे कम पाया जाता है। हम सभी जानते हैं कि पृथ्वी की सतह का 3/4 भाग जल से ढका हुआ है। जो पृथ्वी पूरी है उसका 3/4 ओनली 75% हिस्सा किससे ढका है, पानी से ढका हुआ है। यह धरती पर थल की अपेक्षा जल अधिक है, तो अनेक देशों में जल की कमी का सामना क्यों करना पड़ता है। सही बात है, जब 3/4 पानी है, इतना ज़्यादा पानी है, फिर भी हमें क्या करना पड़ता है, पानी में जो कमी आ रही है, देशों में पानी नहीं रह रहा है, जिन जिन शहरों में पानी रह रहा है, वो कहाँ से है, ऐसा क्या क्रिटिकल कंडीशन है, इसके बारे में देखते हैं। क्या पृथ्वी पर मौजूद संपूर्ण जल हमारे लिए उपलब्ध है, इसलिए तालिका में जल वितरण का प्रतिशत दिया गया है। तो इसमें महासागरों में कितना है, 97.3%। कहाँ पर, महासागर जो समुद्र है उनमें 97.3%। बर्फ छत्रक जो बर्फ जमी हुई है अंटार्कटिका और आर्कटिक महासागर में, वो कितना है आपका, 2%।
भूमिगत जल कितना है? जो भूमिगत, जो भूमि में जो उपयोग में लेते हैं वो जल कितना है? 0.68%। झीलों का अलवड़ जल, जो झीलों में अलवड़ी जल है, मतलब जिसमें लवड़ नहीं है, तो वो कितना है? 0.009%। और देखेंगे स्थलीय समुद्र एवं नमकीन झीलें, ये कितना है? 0.009%। वायुमंडल में 0.0019%। नदियों में 0.0001%। नदियों में कितना है? ओनली 0.0001%। तो टोटल हमारा कितना हो गया? 100%। तो इसका मतलब हमारा पीने जो लायक पानी है वो कितना है? भूमिगत जल कितना है? 0.68% है। और बर्फ़ से जो ढका हुआ जो बर्फ़ है पूरा, उसमें पानी कितना है? उसमें 2% है। और सबसे ज़्यादा किसमें है? महासागरों में। तो आगे अब चलेंगे। साधारणतः क्रियाकलाप द्वारा जल के वितरण को प्रदर्शित किया जा सकता है। क्रियाकलाप बॉक्स देखें। क्रियाकलाप 2 लीटर जल लें। मान लें यह पृथ्वी की सतह पर जल की संपूर्ण मात्रा है। बर्तन में 12 चम्मच जल मापकर दूसरे कटोरे में रखें। बर्तन से जल निकालने के बाद शेष जल लवणीय जल को दर्शाते हैं, जो महासागर एवं समुद्र में पाया जाता है। यह जल उपयोग के लिए उपयुक्त नहीं है। यह लवणीय जल नमक युक्त होता है। सही बात है। कटोरे से निकाल कर रखा गया 12 चम्मच जल पृथ्वी पर मौजूद संपूर्ण अलवणीय जल की मात्रा को दर्शाता है। चित्र में इस जल के वितरण को दर्शाया गया है। आप स्वयं देखेंगे कि आप जल की कितनी मात्रा का उपयोग कर सकते हैं। जैसे इसमें ये क्या है, इसमें से 12 चम्मच ली गई हैं। इसमें इस डायग्राम को बड़े ध्यान से बनाया गया है। और सारा जल कैसा है? उसके अलावा 12 चम्मचों के अलावा सारा जल कैसा है? नमकीन जल है, अलवणीय जल है। जीवन के लिए जल अत्यंत आवश्यक है। प्यासे होने पर केवल जल ही हमारी प्यास बुझा सकता है। ऐसे में आपको क्या ऐसा नहीं लगता कि लापरवाही से जल का उपयोग करने पर हम बहुमूल्य संसाधन को बर्बाद करते हैं? सही बात है। महासागरीय परिसंचरण क्या है? समुद्री तट पर नंगे पैर चलने से कुछ जादुई सी अनुभूति होती है। पुलिन पर नम बालू, ठंडी पवन, समुद्री पक्षी, वायु में लवणी गंध और लहरों का संगीत सब कुछ सम्मोहित करने वाला प्रतीत होता है, जो सम्मोहित करता है हमको। ताल एवं झीलों के शांत जल के वितरण महासागरीय जल हमेशा गतिमान रहता है। यह कभी शांत नहीं रहता है। महासागरों की गतियों को इस प्रकार वर्गीकृत कर सकते हैं कि जैसे तरंगें, ज्वार भाटा और धाराएं। कैसे चलता है? तरंगें चलती हैं। जब हम कोई उसमें जो ये हमने एक मिट्टी का टुकड़ा लिया हुआ हमने फेंका पानी में, तो उससे तरंग जो चलती हैं अप एंड डाउन, उसको तरंग। ऐसी ज्वार भाटा, इनका बड़ा रूप ज्वार भाटा है। और धाराएं, ये क्या है? धाराएं। नेक्स्ट पढ़ेंगे, आगे चलेंगे। तो ये नदी का वो बताया गया है। समुद्र किनारे कैसा क्षेत्र होता है? रेत है। बड़ा पैर ठंडे ठंडे लगते हैं जब हम रेत में चलते हैं। तो वो चीज़ें बताई गई हैं। पानी की आवाज़, सरसराने की आवाज़, मतलब एक अच्छा दृश्य और एक कान में सुनने की मधुर आवाज़ लगती है। तरंगें क्या होती हैं? समुद्र तट पर गेंद से खेलते समय जब गेंद जल में गिर जाती है तो क्या होता है? यह दृश्य बहुत ही मनोरंजन होता है कि कैसे तरंग के साथ गेंद तट पर वापस लौट आती है। जब महासागरीय सतह पर जल लगातार उठता और गिरता रहता है तो इन्हें तरंग कहते हैं। तूफान में तेज वायु चलने पर विशाल तरंगें उत्पन्न होती हैं। इनके कारण अत्यंत विनाश हो सकता है। भूकंप, ज्वालामुखी उद्गार या जल के नीचे भूस्खलन के कारण महासागरीय जल अत्यंत विस्थापित होता है। इसके परिणामस्वरूप 15 मीटर तक की ऊंचाई वाली विशाल
ज्वारीय तरंगें उठ सकती हैं, जिसे सुनामी कहते हैं। अब तक का सबसे विशाल सुनामी 150 मीटर मापा गया था। सबसे ऊंचा सुनामी 150 मीटर तक मापा गया है। ये तरंगें 700 किलोमीटर प्रति घंटा से अधिक की गति से चलती हैं। कितनी? 700 किलोमीटर एक घंटा में 700 किलोमीटर का 2004 के सुनामी से भारत के तटीय क्षेत्र में अत्यंत विनाश हुआ था। सुनामी के बाद अंडमान निकोबार द्वीप समूह में इंदिरा पॉइंट डूब गया। तो यही 2004 में जब सुनामी आई थी भारत में, तो इंदिरा पॉइंट जो निकोबार में था वो क्या था? डूब गया है, अब नहीं है वो। तो सुनामी पृथ्वी का तांडव। 26 दिसंबर 2004 को हिंद महासागर में सुनामी तरंगें तथा पोषाश्रय तरंगों के कारण अत्यंत विनाश हुआ। ये तरंगें उस भूकंप का परिणाम थी जिसका अधिकेंद्र सुमात्रा की पश्चिमी सीमा पर था। सुमात्रा जो जगह है वहाँ से इसका अधिकेंद्र था। इस भूकंप की तीव्रता रिएक्टर पैमाने पर 9 मापी जाती है। मतलब 7 से ज़्यादा तो बहुत हो गई 9, तो ये कितनी मापी गई है? 9 मापी गई है। भारतीय प्लेट बर्मा प्लेट के नीचे धंस गई थी। कौन सी? भारतीय प्लेट, और जो बर्मा प्लेट थी वो क्या? नीचे धंस गई थी और समुद्र तल में अकस्मात गति उत्पन्न हो गई। इस कारण यह भूकंप आया। महासागरीय तल लगभग 10 से 20 मीटर तक विस्थापित हो गया और नीचे की दिशा में झुक गई। इस विस्थापन के कारण निर्मित अंतराल को भरने के लिए विशाल मात्रा में महासागरीय जल उसी ओर बहने लगा। फलस्वरूप दक्षिण एवं दक्षिण पूर्वी एशिया के समुद्री तटों से जल हटने लगा। भारतीय प्लेट के बर्मा की प्लेट के नीचे चले जाने पर जल वापस समुद्र तल की ओर लौटा। यह सुनामी लगभग 800 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से आया, जिसकी तुलना व्यावसायिक वायुयानों की गति से की जा सकती है, और इसके परिणामस्वरूप हिंद महासागर के कुछ द्वीप पूर्णतः लुप्त हुए। भारतीय सीमा का ध्रुव दक्षिणी ध्रुव इंदिरा पॉइंट को अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित पूरी तरह से डूब गया। जब सुमात्रा में भूकंप के अधिकेंद्र से तरंगें सुमात्रा की तरफ से अंडमान द्वीप समूह एवं श्रीलंका की ओर बढ़ीं, तो तरंगों की लंबाई कम हो गई। जल की गहराई भी कम होने के साथ साथ इनकी गति भी 700 से 900 किलोमीटर प्रति घंटा से 70 किलोमीटर प्रति घंटे तक कम हो गई। समुद्र तट से सुनामी तरंगें 3 किलोमीटर तक की गहराई तक गईं, जिसके फलस्वरूप 10,000 से भी अधिक लोगों की मृत्यु हो गई और 1 लाख से अधिक घर प्रभावित हुए। भारत में आंध्र प्रदेश के तटीय प्रदेश, तमिलनाडु, केरल और पुडुचेरी और अंडमान निकोबार द्वीप समूह सर्वाधिक प्रभावित हुए। यद्यपि पहले से भूकंप का अनुमान लगाना संभव नहीं है, फिर भी बड़ी सुनामी के संकेत 3 घंटे पहले मिल सकते हैं। प्रशांत महासागर में प्राथमिक चेतावनी की ऐसी प्रणाली क्रियाशील है, लेकिन हिंद महासागर में ये सुविधाएं नहीं हैं। प्रशांत महासागर की तुलना में हिंद महासागर में सुनामी कभी कभी ही आती है, क्योंकि यहाँ भूकंपीय क्रियाएं बहुत कम हैं। प्रशांत महासागर में ज़्यादा है, हिंद महासागर में इतनी नहीं है। ये दृश्य दिखाया गया है तमिलनाडु का, भयंकर दृश्य, कितना भयंकर दृश्य है भाई। दिसंबर 2004 में जिस सुनामी ने दक्षिण एवं दक्षिण पूर्वी एशिया के तटों पर तबाही मचाई, वह पिछले कई सौ वर्षों की सर्वाधिक विनाशकारी सुनामी थी। हिंद महासागर में निरीक्षण, आरंभिक चेतावनी की प्रणालियों एवं हिंद महासागर के तटीय निवासियों में जागरूकता की कमी के कारण जीवन एवं संपत्ति की अत्यंत क्षति हुई। सुनामी आने का प्रथम संकेत यह होता है कि तटीय क्षेत्र में जल से तेजी से कमी आती है और फिर विनाशकारी तरंगें उठने लगती हैं, और जब तट पर ऐसा हुआ तो लोगों ऊंचे स्थानों पर न जाकर उसे
अनचुभे को देखने के लिए तट पर एकत्र होने लगे। इसके फलस्वरूप जब सुनामी की विशाल तरंग आई तो बड़ी संख्या में उत्सुक खड़े दर्शकों की मृत्यु हो गई। अब ज्वार भाटा क्या होता है? ज्वार भाटा के बारे में पढ़ेंगे। ज्वार भाटा दिन में 2 बार नियम से महासागरीय जल का उठना और गिरना ज्वार भाटा कहलाता है। मतलब एक दिन में ये क्रिया 2 बार होती है। तो एक बार ये पीछे जाएगा, एक बार आगे आ जाएगा, यही क्रिया इसकी दो। इसी को क्या कहते हैं? ज्वार और भाटा कहा जाता है। जब सर्वाधिक ऊंचाई तक उठकर जल तट के बड़े हिस्से को डुबो देता है तो उसको ज्वार कहते हैं। जब जल अपने निम्न स्तर तक आ जाता है तो उसे तट के पीछे चला जाता है तो उसे भाटा कहा जाता है। बोलते हैं नदी चढ़ गई है तो ज्वार आ गया है और नदी उतर गई है तो ज्वार भाटा, उसे भाटा बोलेंगे। ऐसे ही समुद्र में ये क्रिया होती है बहुत। ये डेली की प्रक्रिया है महासागरों की और डेली होती है प्रक्रिया। लघु ज्वार भाटा और बृहद ज्वार भाटा। और क्या है इसमें? ये इनकी डायग्राम है। जब ये स्थिति बनती है तब ये आते हैं। जब 90 अंश के कोण पर क्या होती है? पृथ्वी, सूर्य और चंद्रमा के तो लघु ज्वार भाटा होता है। और बृहद कब होता है? जब चंद्रमा बीच में हो और पृथ्वी और सूर्य के बीच में चंद्रमा हो तो क्या होता है? बृहद ज्वार भाटा। और यही स्थिति जब चंद्रमा बाहर हो तो भी यही स्थिति बृहद ज्वार भाटा की होती है, जब ये सीध में होते हैं। और जब 90 डिग्री पे होते हैं तो ये नहीं होती है, तो ये लघु ज्वार भाटा होता है। तो इसको पढ़ लेते हैं। सूर्य एवं चंद्रमा के शक्तिशाली गुरुत्वाकर्षण बल के कारण पृथ्वी की सतह पर ज्वार भाटे आते हैं। जब पृथ्वी का जल चंद्रमा के निकट होता है उस समय चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल से जल अविकर्षित होता है, जिसके कारण उच्च ज्वार आते हैं। पूर्णिमा एवं अमावस्या के दिनों में सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी तीनों एक सीध में होते हैं। कब? पूर्णिमासी हो या अमावस्या हो तो सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी कब कैसे होते हैं? एक सीध में होते हैं। और इस समय सबसे ऊंचे ज्वार उठते हैं। इस ज्वार को बृहद ज्वार कहते हैं। लेकिन जब चांद अपने प्रथम और अंतिम चतुर्थांश में होता है तो चांद एवं सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल विपरीत दिशाओं में महासागरीय जल पर पड़ता है। परिणाम स्वरूप निम्न ज्वार भाटा आता है। ऐसे ज्वारों को लघु ज्वार भाटा कहते हैं। उच्च ज्वार नौ संचार में सहायक होता है। ये जल स्तर को तट की ऊंचाई तक पहुंचाते हैं। ये जहाज को बंदरगाहों तक पहुंचाने में सहायक होते हैं। उच्च ज्वार मछली पकड़ने में भी मदद करते हैं। उच्च ज्वार के दौरान अनेक मछलियां तट के निकट आ जाती हैं। इसके फलस्वरूप मछुआरे बिना कठिनाई के मछलियां पकड़ पाते हैं। कुछ स्थानों पर ज्वार भाटे से होने वाले जल के उतार चढ़ाव का उपयोग विद्युत उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। अब पढ़ेंगे महासागरीय धाराएं। महासागरीय धाराएं कैसे चलती हैं उनके बारे में विशेष विस्तृत पढ़ेंगे। महासागरीय धाराएं निश्चित दिशा में महासागरीय सतह पर नियमित रूप से बहने वाली जल की धाराएं होती हैं। महासागरीय धाराएं गर्म या ठंडी हो सकती हैं। सामान्यतः गर्म महासागरीय धाराएं भूमध्य रेखा के निकट उत्पन्न होती हैं एवं ध्रुवों की ओर प्रवाहित होती हैं। ठंडी धाराएं ध्रुवों एवं उच्च अक्षांशों में उष्णकटिबंधीय एवं निम्न अक्षांशों की ओर प्रवाहित होती हैं। लैब्राडोर महासागरीय धाराएं शीत जलधाराएं होती हैं। जो लैब्राडोर में वो कैसी हैं? शीत मतलब ठंडी जलधाराएं। जबकि गल्फ स्ट्रीम गर्म जलधारा होती है। महासागरीय धाराएं किसी क्षेत्र के तापमान को प्रभावित करती हैं। गर्म धाराओं से स्थलीय सतह का तापमान गर्म होता है। जिस स्थान पर गर्म एवं शीत जलधाराएं मिलती हैं वह स्थान विश्व भर में सर्वोच्च मत्स्यन क्षेत्र मापा जाता है। जापान के आसपास एवं उत्तरी अमेरिका के पूर्वी तट इसके कुछ उदाहरण हैं।
तो जहाँ जहाँ गर्म और ठंडी जलधाराएँ मिलती हैं, जैसे गल्फ स्ट्रीम पे दोनों जलधाराएँ मिलती हैं, ठंडी और गर्म, तो ये भी कैसा है, लेब्राडोर आती है ठंडी और नीचे से गल्फ स्ट्रीम जाती है तो एक जगह मिल जाती है, तो वहाँ बोला जाता है फिश ऑफ बैंक, बैंक ऑफ फिश, मतलब वहाँ मछलियों का उत्पादन बहुत मात्रा में होता है। जहाँ गर्म और ठंडी जलधाराएँ मिलती हैं वहाँ कोहरे वाला मौसम बनता है। इसके फलस्वरूप नौ संचार में बाधक उत्पन्न होती है। ये टॉपिक हमारे यहीं समाप्त होता है। अब इनके कुछ स्टिकी नोट पढ़ लेते हैं। अब इसमें क्या, थलशाला, थलशाला क्या होती है? यह छोटे घर के पौधे रखने का कृत्रिम आहत होता है। थलशाला क्या है? यह छोटे घर के पौधे रखने का, घर में जो पौधे लगते हैं उनके लिए जो स्थान होता है, मतलब जहाँ रखे जाते हैं, रखने का कृत्रिम आहत होता है। जैसे इसमें दिखाया गया है अपनी थलशालाएँ। एक बड़े जार के एक चौथाई भाग में मिट्टी भरकर उसे अच्छी तरह दबा दें। उसके ऊपर हुमस की एक पतली परत लगाएं। पहले सबसे बड़े पौधे लगाएं, तदुपरांत उसके चारों ओर छोटे पौधों को व्यवस्थित करें। इसमें जल की फुहार छिड़कें। ज्वार को बंद कर दें, जो जार है उसे बंद कर दें। पत्तियों एवं मिट्टी के द्वारा वाष्पित जल संघनित होकर जल की बूंदों के रूप में नीचे गिरता है। क्या आप जानते हैं लवणता 1000 ग्राम जल में मौजूद नमक की मात्रा को महासागर औसत लवणता 35 भाग प्रति 1000 ग्राम है। मतलब 1000 पर क्या नापा जाता है कि कितनी लवणता है, तो हमारे समुद्र की औसतन जो लवणता मानी जाती है तो 35 प्रति 1000 ग्राम मानी जाती है। क्या आप जानते हैं इजराइल के मृत सागर में 340 ग्राम प्रति लीटर लवणता होती है। तैराक इसमें लवण प्लव कर सकते हैं क्योंकि नमक की अधिकता से इसे सघन बना देती है। ये हमने पढ़ लिया है। नेक्स्ट स्टिकी देखते हैं। क्या आप जानते हैं 22 मार्च विश्व जल दिवस के रूप में मनाया जाता है, जब जल संरक्षण की विविध विधियों को प्रबलित किया जाता है। तो माना जाता है विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च को मनाया जाता है। क्या आप जानते हैं जब समुद्र सतह पर पवन बहती है तब तरंगें उत्पन्न होती हैं। जितनी ही तेज बहन करती हैं तरंग भी उतनी ही बड़ी होती जाती हैं। क्या आप जानते हैं सुनामी जापान भाषा का एक शब्द है जिसका अर्थ होता है पोताश्रय तरंगें, या क्योंकि सुनामी आने पर पोताश्रय नष्ट हो जाते हैं। इसके बाद स्टिकी नोट एक क्रियाकलाप का, एक बाल्टी को नल के पानी से 3/4 भरें। बाल्टी के एक ओर निमज्जन छड़ डालकर पानी को गर्म करें। दूसरी ओर फ्रिज से निकली बर्फ डालें। एक बूंद लाल स्याही डालकर संवहन की प्रक्रिया के द्वारा धारा के मार्ग का निरीक्षण किया जा सकता है। तो ये टॉपिक यहीं समाप्त होता है। थैंक यू सो मच साथियों। वीडियो को जिनने भी इस वीडियो को लाइक करें, मेरी वीडियो अगर पसंद आई तो उसे लाइक एंड शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच साथियों। बाय बाय, टेक केयर।